हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थ्योरीज़ की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, ठीक है, जिसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि आप प्लेलिस्ट में एक CDP इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट जनरेट कर रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। मैं ऑनलाइन बैच में भी एंड ऑफलाइन बैच में भी मुझे ये सब पता लग रहा है, ठीक है। तो आप आज हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसमें आप क्या देखेंगे। सबसे पहले हमें जब हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जाना तो हमने ये देखा कि इसके कई नेम हैं जो आजकल पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। आप जो सा भी आपको ईजिली समझ आए वो आप नाम अपने तक रखिए, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए इनके नेम्स, ताकि एग्ज़ाम में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसके बाद जब हम इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वैसे तो ये वाला जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो हमारे थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाना चाहूँगी। देखिए, अगर आप इसको लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और एक एक चीज़ को एकदम एक्यूरेटली पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन इस यहाँ से छोड़ पाएंगे, ठीक है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी CDP आती है। थॉर्नडाइक को हम अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम थॉर्नडाइक को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि थॉर्नडाइक के बिना CDP कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ से हमारी समझ लीजिए स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले जो बिहेवियरिज्म है उसके बारे में बताती हूँ कि ये जो व्यवहारवाद के अंदर आती है, ये ट्रायल एंड एरर और पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो तीनों थ्योरीज हैं ये हमारी किसके अंदर आती है, बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद। अब हमें जब इसके बारे में पढ़ा, जब मैंने एक चीज़ बोली हुई है कि आपको कोई भी थ्योरी पढ़नी है तो आप उसके बारे में ये जानो पहले कि वो दी किसने है, ठीक है। अभी हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अब मैंने इसको बताया कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद के फादर कौन है, यानी उसके जनक कौन है। बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, तो उसके फादर हैं JB वॉटसन। अब JB वॉटसन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि आप मुझे क्या करिए कि 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उनको डॉक्टर, लायर, शेफ, मैकेनिक और इवन भिखारी भी बना सकता हूँ, ठीक है। इनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं या पीपल हैं वो क्या है, वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं, मतलब वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं। इन्होंने एक और चीज़ करी, इन्होंने ये तो बोल दिया कि हमारे, इनका सीधा सीधा ये था कि ये बोलते थे कि एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस होता है और स्टिमुलस के से रिलेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। लेकिन ये तो इन्होंने बोल दिया कि एक उद्दीपक होता है, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना जो हेरिडिटी और जीन्स, यहाँ आप लिख सकते हैं, इन्होंने जो नेग्लेक्ट किया किसको, हेरिडिटी और जीन्स को, कि वो कुछ नहीं होती, मतलब जो कुछ होता है स्टिमुलस होता है, ठीक है। हेरिडिटी एंड जीन्स को इन्होंने टोटली नेग्लेक्ट किया कि वो कुछ नहीं होती। इन्होंने सारा कहा कि जो भी होता है ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से होता है। तो स्टिमुलस क्या होता है पहले आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। अब जो जो हमारा वर्ड आता रहेगा ना, हम उस एक एक वर्ड को हम ये जानते रहेंगे कि क्या होता है, ताकि अगर वो कभी आगे रिपीट हो तो आपको वो पता होना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैम ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है, सबसे पहले उद्दीपक, इसको जानेंगे। देखिए, मान लीजिए आप HTET की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो HTET का जो एग्जाम है वो आपका क्या है, स्टिमुलस। अब HTET के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस प्ले कर रहे हैं, आप अदर चैनल्स पे जा रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जो आप वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो अनुक्रिया किसको पाने के लिए, स्टिमुलस को पाने के लिए। तो वही होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया। जो भी आप कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स, और जिसके लिए आप कर रहे हैं वो होता है हमारा स्टिमुलस, ठीक है। आया समझ। फिर भी एक बार और रिपीट करती हूँ। मान लीजिए आपको खाना 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 है, यहाँ पे आपके लिए खाना क्या है, स्टिमुलस। लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको कमाने के लिए, उसको लाने के लिए
जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो होती है अनुक्रिया। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में आपको फ़र्क समझ आना चाहिए। इनका हेरिडिटी और जीन से कोई लेना देना नहीं था। ये सीधा कहते थे कि वातावरण से सीखता है, अंतःक्रिया करते हुए, इंट्रैक्शन करते हुए इन्वायरमेंट के साथ सीखता है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये जेबी वाटसन जो थे व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म के जनक थे। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसको प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या फिर इसको त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें व्यवहारवाद से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताओ कि व्यवहारवाद वाली बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी कौन सी है। तो आप इनके नाम लिख सकते हो, इनमें से कोई भी आपको मिस नहीं करना है। और भी मैं आगे आगे जैसे जैसे थ्योरीज करवा रही हूँ, मैं सारा कुछ एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फिर अब आते हैं हम अपनी थ्योरी पे। अब हमें थोड़ा सा इसको जानने से पहले हमें बिहेवियरिज्म के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सारा बता दिया आपको। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गिवन बाय। ये थ्योरी किसने दी? अभी मैंने बताया ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है किसने दी? E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक के बिना साइकोलॉजी को संभव करना बहुत बेहद मुश्किल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं जो E.L. थॉर्नडाइक साहब हैं, ये क्या है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनको बोला जाता था। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षणिक मनोविज्ञान के जन्मदाता यानी जनक जिसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये कहाँ के थे? सर दूसरी बात हमें ये याद रखनी होती है, ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? बिल्ली को जो है एक पजल बॉक्स के अंदर रखा। ठीक है, बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर रखा। ये देखिए, ये रहा वो पजल बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये एक पजल बॉक्स है, ये हमारा डोर है। ठीक है, ये बिल्ली है और बिल्ली ही समझिएगा इसको। ठीक है, और ये बिल्ली के पास ये लीवर है, ये बिल्ली ने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, मतलब होल्ड नहीं किया हुआ, बिल्ली के पास है ये। तो अभी ये एक स्ट्रिंग है और ये लीवर है। यहाँ पे बिल्ली का खाना पड़ा है, फिश जो थॉर्नडाइक ने रखी, और ये है बिल्ली। ठीक है, ये पजल बॉक्स है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया? कि इसको ना, बिल्ली को इसमें रोज बंद किया। उन्होंने लगभग इनको 10 डेज के लिए बिल्ली को बंद किया, और उन्होंने ये सब ना डेली डेली रिपीट किया। मान लीजिए उन्होंने पहले दिन जब बिल्ली को बंद किया, अब बिल्ली उछल कूद कर रही थी, ये लीवर है, बिल्ली का गलती से इस पे हाथ लग गया, डोर खुल गया और बिल्ली ने जाके फिश खा ली। अब फर्स्ट डे था, सेकंड डे पे फिर बिल्ली को बंद किया, और बिल्ली को ना हर बार ये बंद करते टाइम कहते थे स्टैंड अप, या स्टैंड अप मतलब कुछ ऐसा वर्ड बोलते थे ये। ठीक है, तो बिल्ली जो है खड़ी हो जाती थी, मतलब बिल्ली को पता था कि इसके साथ ये भी बोला जाएगा, मतलब बिल्ली को रोज ऐसे बोल रहे थे। अब बिल्ली ने अगले दिन फिर, बिल्ली को ये तो समझ नहीं आ रहा था कि ये गेट कैसे खुल गया, बस बिल्ली ऐसे ही फिर से उछल कूद कर रही थी, तो गलती से लीवर पे हाथ लग गया, तो फिर से गेट खुल गया, बिल्ली ने फिश खा ली। ऐसे ऐसे डेली चलता रहा। जब 10वें दिन बिल्ली ने सेम, अब बिल्ली को ना ये करते करते बिल्ली सीख गई इस ट्रायल से बिल्ली की। इसको जब लास्ट डे ऐसा हुआ कि जैसे ही इन्होंने मतलब बिल्ली को बंद किया अंदर, अब बिल्ली ये सीख गई कि इस पे हाथ लगेगा और ये डोर ओपन हो जाएगा और मैं फिश खा लूंगी। तो बिल्ली ने कुछ नहीं किया, ना उछली कूदी, सीधा हाथ लगाया, डोर खुला, बिल्ली ने जाके फिश खा ली। ये ओपन नेट है, यहाँ से बिल्ली को सारा बाहर का दिख रहा था। ठीक है, तो अब बिल्ली इसमें क्या है, बिल्ली ट्रायल से सीख गई। और यही हमारा सिद्धांत है कि जो ये बच्चा है वो ट्रायल से ही सीखता है, कि बार बार प्रयास करके उसको जो अपनी गलतियां मतलब पता लग जाती हैं और वो अपना सीख जाता है। तो यही चीज़ इसमें सिखानी थी मेन। ठीक है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। ये मैंने फिर भी एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा पजल बॉक्स है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को किस में बंद किया था, तो आप लिखेंगे पजल बॉक्स में। थॉर्नडाइक ने क्या रखा था बाहर? फिश। थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट में जो बिल्ली है वो किसको प्रेस कर रही थी? तो लीवर को। ठीक है, तो जैसे ही वो लीवर को गलती से बार बार उसका हाथ लग रहा था तो डोर ओपन हो जा रहा था। तो ऐसे ही 10 दिन तक लगातार थॉर्नडाइक ने यही किया, और ऐसे ही अब बिल्ली सीख गई कि जब लास्ट डे हुआ तो बिल्ली, मतलब लास्ट डे क्या, ऐसे ही करते करते वो रोज नोटिस कर रहे थे कि बिल्ली का अब रिएक्शन क्या आएगा, अब रिएक्शन क्या आएगा। अब लास्ट डे तक बिल्ली सीख गई। उसने कुछ नहीं, उसने 1 मिनट भी नहीं लिया, उसने डायरेक्ट हाथ लगाया और ये डोर ओपन हो गया, और यहाँ से बिल्ली ने बाहर जाके फिश खा ली। तो यही था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर वाला। अब जो है इसमें इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए, मतलब लर्निंग के अधिगम के कुछ नियम दिए।
इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास ना जो दो तरह से नियम होते हैं, ये प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी। ठीक है, से प्राइमरी लॉज यानी मुख्य जो नियम है हमारे, और सेकेंडरी गौण या फिर आप द्वितीयक ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक नियम। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम जो पहला आता है, 3 है इसमें, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अब मैं पहला जो हमारा ये लॉ ऑफ रेडीनेस है ये बताती हूँ आपको। देखिए मान लीजिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर पढ़ा रही हूँ लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं है। अब अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप रेडी नहीं है, तो मैं कितना ही पढ़ा लूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाहता ना तो वो नहीं पढ़ेगा, अगर वो खुद से रेडी नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो यही इसमें है लॉ ऑफ रेडीनेस वाले नियम में, तत्परता का नियम। ऐसे है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे, अब फिर भी मैंने एक वीडियो बोला, मैंने बोला कि बच्चों मैं शाम को आपको एक क्लास लूँगी जिसमें सिर्फ आपको समझाया जाएगा कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको क्या किया उस क्लास में, मैंने आपको मोटिवेट किया। तो मेरे मोटिवेट करने से आप पढ़ने लग गए। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। मैंने आपको प्रेरणा दी और आपके ऊपर वो असर कर गई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज अभ्यास का नियम। यानी कोई भी चीज़ हो हमें जो है उपयोग में लानी पड़ती है, तभी हमारी लर्निंग जो है स्ट्रांग होती है। मान लीजिए अब मैं आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे कि लॉज ऑफ लर्निंग क्या होता है, ट्रायल एंड एरर क्या है। आपने अभी पढ़ के बुक बंद करके रख दी, ठीक है। मैंने लास्ट में आपको बोला कि बच्चों इससे रिलेटेड आप PYQs कर सकते हैं या इसी थ्योरी को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िएगा, मैंने ये बोला आपको। लेकिन आपने क्या किया, बुक बंद की, सो गए। फिर जब आप उठे तो आपने नेक्स्ट डे तक भी बुक नहीं खोली और आपने या फिर कोई और सब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। इस टॉपिक को आपने इसी सब बुक में CDP में ही आपने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस टॉपिक को दोबारा फिर यहाँ से पढ़ा नहीं आपने। तो उससे लिए क्या है कि अगर उपयोग में नहीं कोई चीज़ आएगी तो वो हमारी क्या होगी, हम भूल जाएंगे या फिर वो हमसे दूर हो जाती है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ है, अभ्यास का नियम में क्या है कि अगर हमें कोई भी चीज़ हमने करी है, जब तक हम उसे उपयोग में नहीं लाएंगे तो हमारी लर्निंग क्या स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम। मैंने तीनों पढ़ाए, फिर भी मैं प्राइमरी लॉज में एक बार और रिपीट करती हूँ। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस में आपने याद रखना है कि रेडीनेस से रेडी यानी बच्चा रेडी नहीं है। ठीक है, बच्चा तो नहीं पढ़ा सकते। लॉ ऑफ इफेक्ट में मोटिवेशन, टीचर ने मोटिवेशन दी तो बच्चे पे इफेक्ट डल गया, बच्चा पढ़ने लग गया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, उपयोग में नहीं पढ़ाया हुआ अब उपयोग में नहीं लाया, तो उपयोग में लाएंगे तभी तो हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे, ठीक है, वहीं के वहीं छोड़ देंगे तो हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये थे हमारे 3 जो प्राइमरी हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वाले, गौण वाले। ये संख्या में 8 होते हैं, ये संख्या में 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉज ऑफ लर्निंग में सेकेंडरी नियम कितने होते हैं तो 8 होते हैं, प्राइमरी कितने होते हैं तो आपने कहना है कि 3 होते हैं। तो जब से सबसे पहला सेकेंडरी में है वो है हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी यानी प्राथमिकता का नियम। अब आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास आते पढ़ने, उन्होंने शुरू में इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया कि मतलब एकदम धमाकेदार शुरुआत करी। मतलब वो सोच रहे थे कि बस आज ही कर देंगे, जो करना है वो सारा आज ही पढ़ जाएंगे। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया। ऐसे ही यूट्यूब पर भी मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चों ने काफ़ी वीडियोस को बार बार देखा। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा धीरे मतलब वो यूज़ में नहीं ला रहे, मतलब कम जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिकता का नियम कि शुरुआत जो है बहुत धमाकेदार करते हैं बच्चे। उसके बाद है लॉ ऑफ रिसेंसी, ये है नवीनता। यानी रिसेंसी मतलब जो रिसेंटली आपने लर्न किया या रिवाइज किया है। मान लीजिए आपका स्टेट का एग्जाम है, अगर आप उसमें पहले रिवीजन करके जाते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो वही चीज़ है कि हमने रिवीजन नहीं किया तो वो एग्ज़ाम हम नहीं क्रैक कर पाते या फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ रिसेंसी का नियम, इसमें रिसेंटली लर्न किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, अब देखिए इसमें हमारे 2 आते हैं, पुअर और स्ट्रॉन्ग। यानी अगर हमारा स्टिमुलस पुअर होगा तो हमारी लर्निंग क्या होगी, स्लो। अगर हमारा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा तो लर्निंग में क्या है, हम
स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टिमुलस ही हमारा पुअर होगा तो हमारी लर्निंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी, स्टिमुलस जिस चीज़ के ऊपर हमें वर्क करना है, ठीक है। इसमें हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स में बहु प्रतिक्रिया, यानी मान लीजिए आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, मान लीजिए आप एचटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या है, आप उसको करने के लिए आप बार बार रिस्पॉन्स करेंगे, आप बार बार वीडियो ओपन कर करके देखेंगे, आप बार बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो वही चीज़ है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स में कि कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो बार बार रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेट एटीट्यूड, निर्धारित दृष्टिकोण। देखिए, दो टाइप के दृष्टिकोण होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपने शुरू में ही सोच लिया कि मेरा एचटेट या मेरा सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम है तो मेरा वो क्लियर नहीं होगा, तो वो क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर आप पहले ही सोच के बैठे हैं कि आपका नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो आप अपना पॉजिटिव, तभी बोला जाता है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जिससे आपको और ज़्यादा आपको खुद को अंदर से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप उसकी चीज़ की तरफ खींचे चले जाएंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी। तो वो होता है आपका एटीट्यूड सेट करना। तो मैंने अभी पहले 5, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्राथमिकता का नियम। इसमें मैंने बताया कि शुरुआत जो है धमाकेदार की जाती है, उसके बाद स्लो हो जाते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी, इस मतलब रिसेंटली जो लर्न किया या रिवाइज किया है वो एकदम से जाके मतलब पेपर में जैसे बैठते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, दो तरह का स्टिमुलस होता है। इसमें अगर स्टिमुलस पुअर होगा तो हमारी लर्निंग स्लो होगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी लर्निंग भी स्ट्रेंथ दिखेगी। मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया। इसमें क्या है, कोई चीज़ अगर पाना चाहते हैं तो उसमें बार बार रिस्पॉन्स करते हैं, यानी एस्टेट का एग्जाम है, बार बार जाके वीडियो देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, नोटबुक खोलेंगे, तो हम बार बार प्रतिक्रिया करते हैं जब तक हमारा क्रैक ना हो जाए। सेट एटीट्यूड दो टाइप से होता है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अगर पहले ही नेगेटिव होगा तो जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो पहले ही हमसे दूर चली जाएगी। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। नेक्स्ट है हमारा 6, एनालॉजी एंड असिमुलेशन, सादृश्य एवं आत्मसात। ये क्या है, मान लीजिए आपका कोई पूर्व ज्ञान है, मतलब आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। कल को मैं ये इसी टॉपिक पे जब मैं दोबारा पढ़ाऊँ तो आपका जो पहले वाला ज्ञान है और मेरे नए वाले, उसमें अगर इसके बीच में आपको कोई कनेक्शन लगेगा, मतलब कनेक्शन होता है, तो लर्निंग क्या होगी, आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। मतलब आपने कुछ पहले पढ़ रखा है, आपने फिर कोई उसी से रिलेटेड कोई नया कंसेप्ट पढ़ा, तो आपकी लर्निंग क्या होगी, स्ट्रोंग हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके बारे में पहले पढ़ रखा है, ठीक है। मान जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा है कि आप उसके साथ कितने, जब सेकंड टाइम जाते हैं तो आप उसके साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ के आदी हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि यार यहाँ तो मैं पहले भी आया था। तो वही चीज़ है, मान लीजिए आपने कुछ पहले पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने इन फ्यूचर कुछ पढ़ लिया, कंसेप्ट, नया कोई कंसेप्ट जोड़ लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या होगा कि आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अधिगम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आया समझ। ये नेक्स्ट है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या है, साहचर्य स्थानांतरण। इसमें क्या है, मान लीजिए, देखो, मान लीजिए ये आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस, मैं इसको स्टिमुलस 1 का नाम देती हूँ, इसका रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, रिस्पॉन्स। और ये है, मैंने जब स्टिमुलस 1 दिया तो मतलब रिस्पॉन्स था, लेकिन अगर मैं स्टिमुलस को चेंज कर दूँ, मान लो यहाँ पे स्टिमुलस फूड था, यहाँ पे अगर मैं स्टिमुलस की जगह कुछ सेकंड स्टिमुलस चेंज कर दूँ, तब भी रिस्पॉन्स जो है सेम रहता है। रिस्पॉन्स जो है, ये स्टिमुलस मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे फूड ना देके कुछ और रख दिया, तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो सेम रहता है। वही है साहचर्य स्थानांतरण, यानी इसमें क्या होता है, स्टिमुलस बेशक बदल जाए लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है वो है सेम रहता है, ठीक है। ये था हमारा एसोसिएटिव शिफ्टिंग। उसके बाद है पार्शियल एक्टिविटी, यानी आंशिक सक्रियता। इसमें क्या है, देखो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बुक्स ना उठा के मैंने सारा यहाँ पे मेन टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैंने पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाया, मैंने मतलब जितना छोटा हो सकता था मैंने उतना करके बताया। यानी पार्शियल एक्टिव इसमें रहता है एक्टिविटी में कि जब चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, पार्शली पढ़ा जाता है, तो हमारी लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। क्योंकि अगर हम पूरा एक बार हमें बुक में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा होता है, हमारे मतलब का नहीं है तब भी लिखा होता है, ठीक है। हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पढ़ना, तो हमें वो पढ़ना पड़ता है और हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए हम फिर यूट्यूब खोलते हैं, तो जो हमें वीडियो दिखती है तो हम उसको करके हमें याद भी हो जाता है। तो वही चीज़ है, क्योंकि हमने आपको पार्ट्स में पढ़ाया है, जिससे आपकी पार्शियल एक्टिविटी, यानी उसमें आपको लर्निंग क्या हुई, बेटर हुई आपकी। तो ये थी हमारी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। आप खाली स्क्रीनशॉट खींचने पे ध्यान मत दीजिए कि आपने खाली स्क्रीनशॉट लिया
और इसको फटाफट से उतार लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली मैं आपको बताऊँ, आप लिख तो लेंगे लेकिन जो मैंने आपको बोल के समझाया, ठीक है, जो मैंने आपको बोल के समझाया वो आप अपनी नोटबुक में उसके नोट्स बनाइए। आप बार बार वीडियो देखिए, अपना जितना जब तक आपको समझ नहीं आ जाती तब तक आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी जहाँ पर भी सीडीपी आती है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, और आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मुझे ये भी पता चले कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और थैंक यू सो मच।